हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। और आप सभी लोगों का स्वागत है एडुटैप एचपीएस यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं हमारा डेली करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू सेशन। और आज मैं आपके साथ 19 मई आज के दिन से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहा हूं। सो फटाफट से जुड़ते जाइए सेशन के साथ। ये हमारा डेली सेशन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जितने भी एस्पिरेंट्स इस सेशन के साथ जुड़ रहे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी कि अपना आंसर जरूर चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर जो आपको लगता है ऑप्शन ABCD वो आप मुझे बताते चलेंगे। राइट, सो अगेन विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। सबसे पहले जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट सेशन में दिया था, उस होमवर्क क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने आपसे जो पूछा था वो था अबाउट द फेमस बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ महापरिनिर्वाण स्तूप। महापरिनिर्वाण स्तूप ये कहां पर लोकेटेड है, किस जगह में लोकेटेड है, ये सवाल मैंने आपसे पूछा था। और ऑप्शंस आपको सारनाथ, काठमांडू, कुशीनगर और बोध गया, ये चार मैंने आपको ऑप्शन दिए थे। दैट द फेमस बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ महापरिनिर्वाण स्तूप इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस। तो यहां पर करेक्ट आंसर मुझे एस्पिरेंट्स ने कमेंट सेक्शन के अंदर भी दिया। कल चैट बॉक्स में भी आप में से काफी लोग करेक्ट आंसर्स मुझे बता रहे थे। करेक्ट आंसर वाज दिस इज कुशीनगर। कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश स्टेट के अंडर आता है, उत्तर प्रदेश स्टेट की टेरिटरी में आता है, यहां पर लोकेटेड है हमारा कुशीनगर का महापरिनिर्वाण स्तूप, जहां पर महात्मा बुद्ध को, जहां पर जो भगवान बुद्ध थे उनको माना जाता है कि उनकी डेथ हो गई थी वहां पे, उन्होंने वहां पर परिनिर्वाण को प्राप्त किया था। हम क्यों बात कर रहे हैं कुशीनगर की और महापरिनिर्वाण स्तूपा की? बिकॉज रिसेंटली आवर प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती ही वेंट टू लुम्बिनी। लुम्बिनी गए थे प्रधानमंत्री, राइट। लुम्बिनी में उन्होंने जो हमारा माया देवी टेम्पल है, माया देवी टेम्पल पर उन्होंने अपनी प्रेयर्स को ऑफर किया। और लॉर्ड बुद्धा की बर्थ प्लेस है लुम्बिनी, और माया देवी इज द मदर ऑफ लॉर्ड बुद्धा, राइट। तो उनका जो टेम्पल बना हुआ है, उन्होंने वहां पर जाकर जो है अपने रिस्पेक्ट्स को पे किया। इसके बाद वापस आते वक्त ही स्टॉप्ड एट कुशीनगर, और कुशीनगर में जो महापरिनिर्वाण टेम्पल है वहां पर भी उन्होंने अपने रिस्पेक्ट्स को पे किया। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी? सबसे पहले कुशीनगर आप याद रखेंगे, इसके बाद लुम्बिनी इज द प्लेस, ये आप याद रखेंगे जहां पर जन्म हुआ बुद्ध का। इसके अलावा बुद्ध को एनलाइटनमेंट कहां प्राप्त हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, बोध गया। बोध गया इन बिहार, दिस इज द लोकेशन वेयर बुद्धा ही गेन्ड एनलाइटनमेंट, जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसे कहते हैं। इसके बाद सारनाथ में ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन। सारनाथ इज अगेन इन उत्तर प्रदेश नियर वाराणसी, और वहां पर बोला जाता है कि बुद्धा ने अपना पहला जो उपदेश दिया है, पहली बार अपनी जो टीचिंग्स प्रोपेगेट किए वो किए उन्होंने सारनाथ में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ एंड ऑल्सो योर कुशीनगर, दीज आर इंपॉर्टेंट लोकेशंस एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मीना, पवन, भरत, वेलकम टू द सेशन, वेरी गुड इवनिंग टू यू। और भावना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भावना, कल के क्वेश्चन में जो मैंने आपको बोला था कि आई विल लुक एंड आई विल कंफर्म, जो प्रोजेक्ट 75 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था उसको मैंने जाकर रीचेक भी किया है। वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स नहीं है। प्रोजेक्ट 75 और 75I में दो सबमरीन्स है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है, एयर प्रोपल्शन सिस्टम उनके अंदर इंडिपेंडेंट लगा हुआ है। तो इसलिए हमारा उस दिन जो क्वेश्चन था उसका पहला ऑप्शन गलत था कि प्रोजेक्ट 75 एंड 75I के अंदर जो सबमरीन्स बन रही हैं वो सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स नहीं है। ठीक है, क्लियर? चांदनी, ममता, वेलकम टू द सेशन। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है, महापरिनिर्वाण स्तूप आपको क्लियर हो गया। यहां पर ये 6 मीटर लॉन्ग बुद्ध की स्टैचू है, जो लेटी हुई स्टैचू है। ये भी अगर क्वेश्चन आता है कि वेयर इज दिस स्टैचू ऑफ बुद्धा इन अ स्लीपिंग पोजीशन इज लोकेटेड, तो अगेन आपका जो आंसर होगा वो कुशीनगर होगा, महापरिनिर्वाण स्तूपा होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। HP गवर्नमेंट हैज सेट अप 2 सिल्क सीड प्रोडक्शन सेंटर्स इन द स्टेट एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस। हिमाचल की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 सिल्क सीड प्रोडक्शन सेंटर को सेटअप किया है। किन 2 लोकेशंस पे सेटअप किया है, इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। थियोग एंड जिब्बी, पालमपुर एंड थनाग, शिमला एंड धर्मशाला, डलहौजी एंड नाहन। मुझे बताओ कि ये सिल्क सीड प्रोडक्शन सेंटर्स जो स्थापित किए गए, सेटअप किए गए बाय दी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, वो किन 2 लोकेशंस पे हुए हैं? सिल्क सीड क्या होता है? सिल्क सीड, सिल्क की जो प्रोडक्शन होती है उसके लिए हमें चाहिए होते हैं सिल्क वॉर्म्स। करनी है, सिल्क का प्रोपगेशन करना है, तो आपको सिल्क सीड एक अच्छी क्वालिटी में चाहिए। और हिमाचल के अंदर सेरिकल्चर को प्रमोट करने के लिए सिल्क सीड प्रोडक्शन सेंटर्स हिमाचल के अंदर लगाए गए हैं। आंसर सब मुझे आने स्टार्ट हो गए, बी आंसर आप लोग मुझे दे रहे हैं। पालमपुर डेफिनेट है, तो ऑब्वियसली पालमपुर अगर आपको पता है तो पालमपुर एंड थनाग, दीज आर द 2 लोकेशंस।
वेयर सीड प्रोडक्शन सेंटर्स आर बीइंग सेट अप, राइट। पालमपुर में पहला सीड प्रोडक्शन सेंटर जो है वो वहां पर बना है, सिल्क सीड प्रोडक्शन सेंटर, और थनाग में दूसरा सिल्क सीड प्रोडक्शन सेंटर जिसको चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल ने इनॉग्रेट किया। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहां पर भी, दोनों लोकेशन से आप याद रखोगे। चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली ही सेकेंड सिल्क सीड प्रोडक्शन सेंटर को थनाग में जो है उन्होंने इसको इनॉग्रेट कर दिया, उसका उद्घाटन कर दिया है। ये सराज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है इन दी मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट के थनाग इलाके में आपका सेकंड सिल्क प्रोडक्शन सेंटर है। इसके साथ जो फर्स्ट सिल्क प्रोडक्शन सेंटर था वो हमने कहां पर सेटअप किया था, पालमपुर में, राइट। तो पालमपुर की जो कैपेसिटी थी वो 2500 आउंसेस के सिल्क सीड की प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी, और बाकी जो 5000 आउंसेस बचे हैं, 7500 का टारगेट सेट किया था हिमाचल गवर्नमेंट ने, 5000 आउंसेस के जो सिल्क प्रोडक्शन है वो आपके थनाग के सेंटर से होगी, ठीक है। क्लियर हो चुका है। पवन शर्मा, यस, इन मंडी, दिस इज लोकेटेड इन मंडी, और मंडी में ही हमारा ये सेकंड सिल्क प्रोडक्शन सेंटर लग गया है। ये दोनों लोकेशन आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। The 3-day long festival of Margul Utsav recently started in which of the following districts of Himachal? मार्गुल उत्सव को कौन से डिस्ट्रिक्ट में अभी स्टार्ट किया गया है? 3 दिन लंबा फेस्टिवल चलने वाला है हिमाचल के ट्राइबल कल्चर को सेलिब्रेट करते हुए। चंबा, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति। चंबा, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति सारे डिस्ट्रिक्ट्स विद अ कंसिडरेबल ट्राइबल पॉपुलेशन इन हिमाचल। और ये जो मार्गुल उत्सव चल रहा है, ये उत्सव भी हिमाचल के डिफरेंट ट्राइबल कल्चर्स को, डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स को रिस्पेक्ट देता हुआ, कोमेमोरेट करता हुआ, शोकेस करता हुआ, ठीक है। तो लाहौल स्पीति में उदयपुर लोकेशन में बिल्कुल सही आपका आंसर है। हम लोग सेटअप कर रहे हैं हम लोग ने स्टार्ट किया है मार्गुल उत्सव, राइट। एचएस एस्पिरेंट, पवन, भावना, भरत, मीना, सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो मार्गुल उत्सव को स्टार्ट कर दिया गया, 3 दिन लंबा फेस्टिवल चलने वाला है। इसकी जो फेस्टिवल की शुरुआत है, ये टेंपल भी आप याद रखोगे, मृकुला माता टेंपल उदयपुर में लोकेटेड है। कंफ्यूज नहीं होना है, उदयपुर राजस्थान में भी है जो ज्यादा फेमस है, लेकिन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो हमारा उदयपुर आता है, ठीक है, उसका भी आप लोग नाम याद रखेंगे। और मृकुला माता टेंपल लोकेटेड है उदयपुर में, जहां पर पूजा के साथ इस इवेंट को स्टार्ट किया गया। उसके बाद एक प्रोसेशन भी निकाला गया था इस टेंपल से, एंड 9 डांस टीम्स फ्रॉम लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी, भरमौर एक स्टेट लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करेंगे इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर। और पूरा जो ट्राइबल कल्चर है हिमाचल का, उसको यहाँ पर हम सेलिब्रेट करने का काम करेंगे, राइट। सो मृकुला देवी टेंपल, ये भी आपको बहुत सही से पता होना चाहिए, राइट। तो ये भी उदयपुर में लोकेटेड है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल एंड स्पीति। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हिच प्रिंसेस ऑफ चंबा मैरिड द फ्रेंच जनरल जॉन फ्रैंकोआ अलार्ड ऑफ महाराजा रंजीत सिंह आर्मी? चंबा की कौन सी जो राजकुमारी है, प्रिंसेस है, उन्होंने शादी की थी एक फ्रेंच जनरल से जिनका नाम था जॉन फ्रैंकोआ अलार्ड, जो कि महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में एम्प्लॉयड थे, राइट। तो ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं, बन्नो पानदेई, बन्नो चांदेई, बन्नो शानदेई या बन्नो जानदेई। तो मुझे बताइए, which of these princesses of Chamba royal family they married to this French general, और वहां पर फ्रेंच जनरल से शादी करने के बाद she went to France with him, और जो उनकी पूरी फैमिली है, उसका जो उनका जो पूरा एस्टेट है वो फ्रांस में अभी भी लोकेटेड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम क्यों मैं आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि ये एक फ्रांस और हिमाचल प्रदेश का कल्चरल कनेक्ट, और उस डेलीगेशन के अंदर बहुत सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स, म्यूजिक कंपोजर्स को भी वो वहां पर लेकर गए थे, राइट। और वहां पे फ्रांस में उन्होंने जाकर के जो हमारी प्रिंसेस ऑफ चंबा है, इनकी जहां पर मेमोरियल है, जहां पर इनका एस्टेट है, वहां पर जाकर उन्होंने उनको रिस्पेक्ट भी पे की है, और एक तरीके से फ्रांस और हिमाचल प्रदेश का जो कल्चरल कनेक्ट है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। आई नो दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, ये कोई कॉमन क्वेश्चन नहीं है, ये एक एनेक्डोट है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि हमारी हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स में ये अनुराग ठाकुर जी ने जाके इसको फेमस कर दिया है, और हमें अपनी हिमाचल का जो कल्चरल कनेक्ट है विद आउटसाइड कंट्रीज वो भी पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर यहां पर आप ध्यान रखेंगे, बन्नो पानदेई है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बन्नो पानदेई। रिसेंटली जो चंबा की प्रिंसेस, इनके ऊपर आर्टिकल भी एक निकला हुआ है ट्रिब्यून के न्यूज़पेपर के अंदर, इन्होंने जनरल जॉन फ्रैंकोआ अलार्ड के साथ शादी कर ली। अगर आपको पता हो 17वीं सेंचुरी के अंदर जो महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी है, जो पंजाब सिख एम्पायर की आर्मी थी, वो एक्सपैंड कर रही थी, और 1800s आते आते हिमाचल के हिल स्टेट्स के ऊपर भी पंजाब आर्मी, महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी जो है वो जो है अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। इस टाइम पर क्या हुआ कि महाराजा रंजीत सिंह के एक जनरल थे जो फ्रांस से आए थे। फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के तर्ज पे जो मिलिट्री बनी थी, वहां से वो ट्रेनिंग लेकर आए थे, और इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ
इंडिया की किंगडम्स की मदद करना उनका जो लक्ष्य था, यानी कि इंडिया में जैसे सिख एम्पायर है, इंडिया में दूसरी जो रियासतें हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम कर रही थी, उनको सपोर्ट देने आए थे वो, और इसीलिए वो सिख आर्मी के अंदर एक जनरल के तौर पे एम्प्लॉयड भी हुए और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। लेकिन हिमाचल के हिल स्टेट्स पे जब वो कब्जा करने गए तो वहां चंबा की प्रिंसेस से उन्होंने शादी कर ली और इनकी मैरिज काफी लंबी चली और बाद में वो उनके साथ चली गई फ्रांस, और फ्रांस में जाकर के जो उनकी फैमिली है वो भी वहां पर बनी। हालांकि जो हस्बैंड है ये जॉन फ्रैंको अलार्ड, इनका जो एंड है वो अच्छा नहीं हुआ, ये वापस इंडिया आए, पंजाब आए लड़ने के लिए और यहां पर इनकी लड़ाई के दौरान इनकी डेथ हो गई। लेकिन जो प्रिंसेस थी और उनके जो बच्चे थे, इनकी पूरी फैमिली वो फ्रांस में रही। और सेंट ट्रोपेज इज द लोकेशन, सेंट ट्रोपेज जहां पर इनका पूरा एस्टेट बना हुआ है, इनका पूरा मेमोरियल बना हुआ है, वहीं पर जाके अनुराग ठाकुर जी ने इनको रेस्पेक्ट भी पे किया है। तो नाम आपको क्या पता हो, आपको तो जो प्रिंसेस है बन्नो पानदेई, वो आपको नाम पता होना चाहिए। आपको ये नाम पता हो, जॉन फ्रैंको अलार्ड सिख आर्मी के जनरल थे और चंबा की प्रिंसेस से इन्होंने शादी की। फ्रांस में फ्रांस से आए हुए जनरल थे और वे प्रिंसेस को भी फ्रांस लेके गए। तो ये इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन पता रहे, अगर क्वेश्चन आ जाता है गलती से तो आप उसको गलत ना करके आए। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी, अब ये क्वेश्चन इजी है, ये तो मुझे लगता है सबका आंसर यहां पर करेक्ट होना चाहिए। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स यूनिक पावर्स टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर। सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी गई है एक आर्टिकल के अंदर कि वो किसी भी एक मसले में, मामले में, मैटर में पूरा न्याय, पूरा जस्टिस करने के लिए वो किसी भी तरीके का ऑर्डर दे सकता है या डायरेक्शन दे सकता है। कौन सा वो आर्टिकल? आर्टिकल 72, आर्टिकल 142, आर्टिकल 161 या आर्टिकल 206? तो मुझे बताइए कौन से आर्टिकल को यूज करके सुप्रीम कोर्ट अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को यूज करता है? सरकार को, यानी कि एग्जीक्यूटिव को, इवन जो प्राइवेट सिटीजंस होते हैं इनको आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए या ना करने के लिए। ठीक है, तो आंसर्स का मैं आपका वेट कर रहा हूं। सुशांत चौहान मुझे आंसर बी बता रहे हैं, 142 भावना ने भी कहा है। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्यों पूछा है मैंने? क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर्स को फॉलो कर रहे हैं तो रिसेंटली जो राजीव गांधी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी असैसिनेशन कर दी गई थी बाय सम तमिल एक्सट्रीमिस्ट, और उनमें से एक तमिल एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो काफी सालों से जेल में ऑलरेडी थे 1991 से, और उनकी रिहाई कर दी गई है उनको। अबाउट दिस एंटायर केस, क्लियर? सो ये एंटायर केस क्या कहता है? Yes, सुशांत चौहान, used in राम मंदिर ऑल्सो। Yes, used in राम मंदिर ऑल्सो फॉर मुस्लिम रिलीजन। नहीं, राम मंदिर के जो केस हुआ था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का यूज करके यही कहा था कि जो मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है, जो ये बाबरी वाली जो पूरी साइट है, इस साइट में किस तरीके से पूजा होनी चाहिए या नमाज पढ़ी जानी चाहिए, इसको भी डायरेक्शन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर। तो इसका मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो भी डिसीजन लेता है वो ऑलरेडी जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज हैं उनको देख के सारे डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं वो उन लॉज से बंधी हुई होती हैं। लेकिन आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर देता है कि अगर आपको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर इश्यू के अंदर पूरा जस्टिस करने के लिए, बिल्कुल न्याय करने के लिए हमें किसी भी तरीके का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डर देने की जरूरत पड़ेगी, तो सुप्रीम कोर्ट को कोई भी पार्लियामेंट का लॉ या कोई दूसरे लॉ की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 142 आर्टिकल को यूज करके किसी भी तरीके का ऑर्डर दे सकता है किसी भी मैटर में पूरा जस्टिस करने के लिए। ठीक है, और इस पावर को अक्सर सुप्रीम कोर्ट जो है वो यूज करता है इन डूइंग डिफरेंट थिंग्स, चाहे वो विधानसभा या लोकसभा, इनमें कोई चेंजेस करने हो, चाहे सरकार को कोई डायरेक्शन देनी हो, चाहे प्राइवेट सिटीजन को कोई डायरेक्शन देनी हो, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट इस पावर का यूज करता है। क्लियर? ये केस भी आपको जो है थोड़ा सा पता होना चाहिए। केस क्या था? दैट राजीव गांधी जी के असैसिनेशन किए थे और इसमें काफी सारे जो तमिल एक्सट्रीमिस्ट थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, और इसमें से जो एक हमारे एक्यूज थे परारीवधन, इनको काफी टाइम से जेल में रखा गया था। हालांकि इनको पहले मौत की सजा यानी फांसी की सजा दी गई थी और ये सजा जो है उसको बाद में कम्यूट कर दिया गया, यानी कि उस सजा को लाइफ सेंटेंस में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया था। लेकिन फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा कि इनको फ्री कर देना चाहिए, ये काफी टाइम से जेल में है। 19 साल के थे जब ये जेल में गए थे और 30 साल इनको ऑलरेडी जेल के अंदर हो चुके हैं, 30 साल इनको होने वाले। तो इसलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने गवर्नर को कहा तमिलनाडु के कि इनको माफ कर दीजिए, पार्डन दे दीजिए। गवर्नर ने माफ नहीं किया। 2 साल तक उन्होंने मर्सी पिटीशन पे कोई एक्शन नहीं लिया और उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया मर्सी पिटीशन। तो ये पूरा केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया था कि इतने टाइम से जो गवर्नर हैं वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, उनको डिसीजन लेना चाहिए। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा
आर्टिकल 142 को हम यूज करते हैं, हम इनको पार्डन कर रहे हैं, हम इनको माफ कर रहे हैं, आप जाइए फ्री हो। जो ये परारी वालन है अब ये फ्री हैं, अभी इनका जो बेल पे ऑलरेडी बाहर थे वो बेल बॉन्ड कैंसिल कर दिया गया, अब ये कंप्लीटली फ्री हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शन दिए सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी आप याद रखना। डायरेक्शन क्या थी कि गवर्नर इज बाउंड बाय द एडवाइस गिवन बाय द कैबिनेट। गवर्नर को, जो सरकार होती है चुनी हुई, जो वो एडवाइस देती है गवर्नर को वही करना पड़ता है। अगर तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कहा है कि इनको माफी दे देनी चाहिए तो गवर्नर को माफी देनी ही पड़ेगी, गवर्नर के पास और कोई चॉइस नहीं है, चाहे गवर्नर का मन हो चाहे गवर्नर का मन ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लियर की है वो क्या क्लियर किया है, पहले ऐसा माना जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन में कई प्रोविजन से ऐसा निकल कर आता था कि गवर्नर्स जो मौत की सजा है, यानी कि जो 302 मर्डर की जो सजा होती है उसमें हम अक्सर कैपिटल पनिशमेंट जो देते हैं, फांसी की सजा देते हैं, उसको गवर्नर माफ नहीं करेगा, उसको प्रेसिडेंट ही माफ कर सकता है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन भी चेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, गवर्नर भी जो भी सजा होती है मौत की यानी फांसी की, उसको कम्यूट करके भी उनको रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है गवर्नर भी। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस इंपॉर्टेंट केस से निकल कर आई है, इसका जजमेंट भी आज ही आया है। राइट, अब जाते जाते ये होमवर्क क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं। एज पर द रीसेंट अमेंडमेंट इन द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, द इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल इज टू बी अचीव्ड बाय व्हाट ईयर। भारत की सरकार ने एक टारगेट सेट किया है कि जो पेट्रोल हम अपने व्हीकल्स में यूज करते हैं उस पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल मिलाना चाहिए, और ये ऑल ओवर इंडिया, भारत में जहां भी पेट्रोल मिले वहां उसके अंदर 20% इथेनॉल हो। इसका टारगेट क्या सेट किया है, वो टारगेट आपको मुझे बताना है 2025, 26, 27, 28, 29, 30 या 30, 31। ठीक है, सो किस ईयर तक हम लोग ने टारगेट को बनाया है कि हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव कर लेंगे। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दो। आप लोग चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हो, अच्छे एस्पिरेंट सुशांत, ब्रॉड एक्सपेक्टेशन, भावना, पवन, कमेंट सेक्शन के अंदर भी अगर आंसर दोगे तो सो दैट आई वुड बी एबल टू रिप्लाई और मैं आपको करेक्ट आंसर जो है वहां भी बता सकता हूं। क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया है। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाती है इन सेशंस की और आप उनको बाद में रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। और हमारा अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे आपको तो नोटिफिकेशंस मिल जाती है हमारे आने वाले किसी भी कंटेंट की। राइट, सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।